हेलो स्टूडेंट, 2 मार्च आज क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी का एनुअल पेपर हुआ है, जिसके सॉल्यूशन आज हम डाल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन कर ली थी, समझा दिया था। अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जहां पर आपके आंसर क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। और 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक जो हमने एमसीक्यू डाले हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जो चाहें उसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो अपने खेत में उसने बीज बोया था शब्द का। कौन सा बीज बोया था बच्चों? शब्द का बीज बोया था, ठीक है। कवि ने अपने खेत में शब्द का बीज बोया था। शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? तो बच्चों, शमशेर बहादुर जी दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। शमशेर बहादुर जी दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। उसने पूछा कौन से, तो दूसरे। प्रश्न 7 है बच्चों, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि यदि हम कष्ट को भूलकर प्रसन्न रहते हैं तथा विश्वास करते हैं कि सुख भी अवश्य आएगा, तो हम खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? तो वो गए थे हनुमान जी, है ना। कौन गए थे? हनुमान जी। जेब के भरे होने पर मन के खाली होने पर, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? मन खाली हो। मन खाली होने से तात्पर्य है इच्छा ना होना या आवश्यकता का ना होना। केवल घूमने की भावना से एक अति सुंदर मॉल में गए, जिसका आकर्षण अनोखा था। बार बार सामान देख रहे थे। वहाँ कपड़ों में से एक शर्ट खरीद लाया जिसके दाम बहुत थे, परंतु मॉल से बाहर आकर देखा कि ठीक वैसी शर्ट फुटपाथ पर बिक रही थी जिसकी कीमत उससे आधी थी। मैंने केवल उसके आकर्षण में फंस कर खरीद ली और पछता रहा था, ठीक है। तो बच्चों, यही मतलब होता है कि जेब तो भरी थी, माल तो खरीद लिया, लेकिन मन खाली था, तो बिना मन के कुछ भी लिया है, ठीक है, आकर्षण में आकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? शिरीष का पेड़ बसंत में 2 माह के लिए खिलता है। शिरीष का पेड़ बसंत में 2 माह के लिए खिलता है। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? नौकरानी और मालकिन के संबंध को नकारा है। नौकरानी और मालकिन के संबंध को नकारा है। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? सो स्टूडेंट, दादा ने मन मारकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात मान तो ली, पर खेतीबाड़ी के बारे में उन्होंने निम्नलिखित वचन लिए। पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लाना होगा। सवेरे खेत पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर पशुओं को चराना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? तो इसकी विशेषताएं क्या है कि ज़्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। हर घर का ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता तथा जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं बच्चों? तो किसी नए एवं अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त
करने से नए नए विचार मन में लाना तथा किसी नए विषय पर सोच पाने के गुण विकसित होते हैं बच्चों। फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए मैं आपको 12वां क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि 11 में से ये तो कर ही लिया हमने। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो उसे वीर रस होता है। जैसे बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन इसके और में है, संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों संदेह अलंकार देखते हैं। जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि वह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक यह संशय बना रहता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, यहाँ पर संदेह बना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण देखते हैं बच्चों। वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। उदाहरण के लिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी बजगावनी में पावन जब लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। उचकी उचकी पद कंजनी के पंजनी पे, पैकी पैकी पाती छाती छोहनी चोहनी चवे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी, कहन सबे लगी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो लक्षणा शक्ति बच्चों, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, शेर वनराज कहलाता है। ठीक है, तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थात अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं लक्षणा शक्ति बच्चों। अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, तकनीकी शब्द क्या होते हैं? तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। ठीक है, टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के, चलिए इसके बाद अपन यहाँ से पढ़ते हैं। लैटिन भाषा में टेक्सर शब्द का अर्थ है बुनना या बनाना। इस संदर्भ में अर्थ हुआ तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। ठीक है, कोश ग्रंथों के अनुसार तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वो होते हैं बच्चों तकनीकी शब्द। इसके एग्जाम्पल है बच्चों गुरुत्वाकर्षण, संवेग, त्वरण। ठीक है, त्वरण लिख लो आप, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या है? कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। तो ये देश की भाषा होती है, ये पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं होती है। ठीक है, और जो जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को सम्मान मिलता है, सब भाषाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन वहाँ संपर्क की एक ही भाषा होती है जो कि राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ये संपर्क की भाषा भी है बच्चों। पूरे देश में किस चीज़ की भाषा है? ये संपर्क की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोहन पुस्तक पढ़ रही है,
तो गलत है बच्चों, मोहन तो लड़का है तो पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहे ही की जगह रहा है हो जाएगा। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, तो जंगल में शेर दहाड़ने लगा। ठीक है। निम्नलिखित को निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। लता गा रही है, प्रश्नवाचक, तो क्या लता गा रही है? ठीक है, या लता क्यों गा रही है? दोनों ही क्वेश्चन सही है। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदलकर नकारात्मक। आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, नकारात्मक करना था, मतलब बिना बदले, तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। कैसा नहीं है? सरल नहीं है। हरिवंश राय बच्चन या तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो बच्चों सबसे पहले इनकी 2 रचनाएं है ना। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है। भाषा शैली कैसी है? लेखन में अवधी व हिंदी भाषा भी थी। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता के विशेष गुण हैं। इन्होंने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजाकर संवार कर अनूठे गीत दिए हैं। स्वाभाविकता एवं बोलचाल की भाषा होते हुए भी यह प्रभावशाली है। लोक धुनों पर अनेक गीत लिखे हुए हैं। इनका साहित्य में स्थान। 2 चट्टानें कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एक्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान और 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये उनका साहित्य में स्थान बच्चों। तो बच्चों रचनाएं: रामचरितमानस, रामलीला, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली। भाषा शैली: अवधी, ब्रज और संस्कृत भाषा में लेखन कार्य किया। साहित्य में स्थान। हिंदी भारतीय वैश्विक साहित्य का एक महान कवि कहे जाते हैं। इनके कार्यों का प्रभाव हमें कला, संस्कृति और भारतीय समाज में दिखाई देता है। बच्चों अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्म भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। भाषागत विशेषताएं: आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। हिंदी के साथ बंगला व नेपाली भाषा पर पकड़ रखी है। साहित्य में स्थान। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जी के बाद बारी है धर्मवीर भारती जी की। तो बच्चों धर्मवीर भारती जी का है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, ठंडा लोहा। ठीक है। इसी के साथ भाषागत विशेषताएं में गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी बड़ी बात को बातचीत शैली में कहते हैं। अपनी भाषा में परमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग करते थे। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं इनकी रचनाओं में जीवंत रूप में दिखाई पड़ती। साहित्य में स्थान। पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे व्यास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी माता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमेशा देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों स्वर्ग से भी महान है बच्चों। तो बच्चों इसमें संवाद ऐसे लिख सकते हो जैसे पहला मित्र, तुम क्या समझते हो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम का प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा? दूसरा मित्र, इसमें संतोषजनक की बात नहीं है, सीधी बात है अच्छे और बुरे प्रदर्शन की, अच्छे और
बुरे प्रदर्शन की। बच्चों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। किसी खिलाड़ी का नाम ले सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 4 मैच हमसे ज़्यादा जीत रखे हैं, हमने उनसे 1 कम जीता है, पिछले साल की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया जीता था, तो क्या इस बार हम जीत पाएंगे। इस प्रकार के कई सारे संवाद इनमें हो सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन 19 है, जिसमें पहले अपठित पद्यांश है, इसको छोड़कर हम चलते हैं अपठित गद्यांश की ओर, जो कि है कि हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। हास्य का जादू इतना प्रभावशाली होता है कि वह छूत के रोग की तरह चारों ओर फैल जाता है। जिसने कभी हंसना न सीखा, सचमुच उसने कभी जीना न सीखा। सामान्यतः मनुष्य को जीवन में इतनी मुसीबतें झेलना पड़ती है कि वह अपने जीवन को पहाड़ समझने लगता है। ऐसे दुर्भर जीवन को यदि जीने योग्य बनाया गया है तो उसके लिए आवश्यक है कि जीवन में हंसने की गुंजाइश हो। हंसी के सहारे मनुष्य अपने कष्टों को भूलने का प्रयत्न करता है और संघर्ष, तनाव, घुटन आदि आज के जीवन की सहज देन है, जिनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम हंसना सीखें। तो बच्चों इस पद्यांश में आपको एक ही चीज़ मिली है, हास्य। तो हास्य व्यंग्य का महत्व ही इस गद्यांश का शीर्षक है, इस पूरे शब्दांश का। नीरस जीवन को सुखद कौन बना देता है? तो बच्चों हास्य व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को सुखद बना देता है। ठीक है, कहानी का सार आप स्वयं लिखेंगे। अगर नहीं लिख पाए तो हमारा पहला वीडियो देख लेना, जिसके अंदर हम लोगों ने बता रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन उस वीडियो में भी मैंने करवा रखा है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो पहला है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखें जैसे लाल सवेरा शरद आया। पुलों के पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इसका संदर्भ प्रसंग सहित करना है बच्चों व्याख्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका संदर्भ क्या बनेगा बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कविता आरोह के पतंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आलोक धनवा है। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्य कवितांश में कवि ने प्रकृति एवं मौसम में होने वाले परिवर्तनों एवं उससे रोमांचित पतंग उड़ाने की उतावले बच्चों की उमंगों का सजीव चित्रण किया है। बच्चों व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि तेज घनघोर वर्षा का भादो मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई है और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ है, जिससे सूर्योदय काल में सूरज लाल और चमकीला है। सूरज खरगोश की आंखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। स्वच्छ, चमकीले एवं प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। साइकिल की घंटी से और इशारे से बच्चे अपने मित्र को प्रकृति का आनंद लेने का निमंत्रण देते हैं। शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को एकत्रित करते हैं। पतले कागज और बांस की पतली लकड़ी से बनी इस पतंग को बच्चे सीटियां बजाते हुए, किलकारियां करते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगी पतंगों को देखकर लगता है कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। अथवा में है बच्चों, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ बादल राग से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी स्वर में दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग के शोषण से व्यथित हो बादल को क्रांति दूत मानकर क्रांति का आह्वान किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम पानी से भरे हुए निर्दयता पूर्वक क्रांति लाने के लिए क्रांति के बादल बन गए हो। तुम लोगों के अस्थिर सुख पर दुख की छाया की भांति वायु के सागर में अर्थात आसमान में मंडरा रहे हो। गर्मी की तपन से तपे
संसार के हृदय पर तुम्हारी युद्ध की नौका चल रही है। तुम्हारे गर्जन की आवाज़ से लगता है तुमने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में पृथ्वी के हृदय में सोए हुए छोटे छोटे बीज अंकुरित होने की इच्छा से जाग गए हैं और उन्नत व विकसित होकर नया जीवन पाने की लालसा में तुम्हारी ओर सिर उठाकर निहार रहे हैं। बादलों की गर्जना के माध्यम से कवि ने समाज के शोषित पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करने कर उनको नव जीवन देने के लिए शोषक वर्ग के प्रति क्रांति का बिगुल बजाया है और शोषक वर्ग के विनाश का संकेत दिया है। जिस प्रकार बादलों के फटने व बिजली गिरने से नुकसान बड़े वृक्षों का होता है, उसकी छाया में रोपित छोटे पौधे बच जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे गद्यांश की बारी है। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देख उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसके नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना किसी सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के बहुचर्चित आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अब हम इसके प्रसंग और व्याख्या की बात करते हैं। प्रसंग क्या है? लुट्टन एक बार श्यामनगर का मेला देखने गया। वहाँ पंजाब से आए शेर के बच्चे नामक पहलवान को चुनौती दे दी। उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। उससे होने वाली कुश्ती का ही वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। श्यामनगर के राजा वृद्ध थे और उन्हें दंगल देखना तथा शिकार करने का बहुत शौक था। उन्हें पंजाब से आए पहलवान चांद सिंह की कुश्ती बहुत पसंद थी। इस कारण उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। लुट्टन उस समय मेला देखने के लिए श्यामनगर में था। जवानी की मस्ती और ढोल की आवाज़ से लुट्टन के शरीर में बिजली सी कांद गई और उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे को भी अपनी कुश्ती पर बहुत अभिमान था। अतः अभिमान में आकर वह थोड़ा हंसा, फिर बाज के समान लुट्टन पर टूट पड़ा तथा झपट्टा मारा, जिसे देखकर दर्शकों की भीड़ में हलचल मच गई। भीड़ चिल्ला उठी, पागल है, मर जाएगा। परंतु लुट्टन ने अपना दांव बड़ी चतुराई से खेला और शेर के बच्चे के आक्रमण को संभल कर खड़ा हो गया तथा अपने दांव पेच से और पेतरा दिखाने लगा, जिसे देखकर भीड़ चिल्ला उठी, वाह रे बहादुर लुट्टन। राजा भी इस कुश्ती की देख रहे थे। पैसा पावर है पर उसके सबूत, मतलब अथवा का क्वेश्चन है बच्चों दूसरा वाला। पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो बच्चों संदर्भ प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के निबंध बाजार दर्शन से अवतरित है। इसके लेखक कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। लेखक ने प्रस्तुत अवतरण में बताया कि बाजार में अनावश्यक सामान खरीदने या अधिक सामान खरीदने के लिए के पीछे पत्नी व मनी बैग की महिमा होती है। व्याख्या। लेखक के प्रश्न के जवाब में मित्र ने कहा कि बहुत सामान खरीदने में पत्नी का हाथ है, अर्थात पत्नी के कहने पर यह सामान खरीदा है। स्वयं ने कहा कि वे पत्नी की बात को मानते हैं, परंतु भारत में वैदिक काल से नारी की बात को ही सर्वोपरि रखा जाता है। मित्र ने नारी को महत्व देते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कि भारत में नारी की ही पूजा होती है। उन्होंने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए पत्नी का सहारा लिया, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है। वे इस खरीदारी से मनी बैग की महिमा बताना चाहते थे। इसकी मनी बैग की, उनका मनी बैग में पैसों से भरा हुआ था। इसके द्वारा वह यह दिखाना चाहते थे कि उनके हृदय में नारी सम्मान प्रबल है तथा वे अंध पत्नी भ्रम है। माया जोड़ने के लिए स्त्री होती है, पुरुष तो कमाता व खर्च करता है। वे अपने पैसों की शक्ति व प्रभाव दिखाना चाहते थे, उसको दिखाने के लिए पत्नी का सहारा लिया। अप्रत्यक्ष रूप से पैसा खर्च करके अपने स्वाभिमान को संतुष्ट करने की इच्छुक थे। पैसे में शक्ति है, इसके हिसाब के लिए बैंक है, किंतु माल मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। इसे सामर्थ्य शक्ति कहा जाता है। बुद्धिमान संयम भी पैसे को जोड़ते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों ये है आपका पत्र।
अगर आप पत्र देखना चाहें तो हमारे वीडियो की लिंक डाल दी जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला बच्चों, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए। तो बच्चों ये है पिता को लिखे जाने वाला पत्र। ठीक है। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निबंध लिखना है। निबंध वैसे आपने बहुत सारे देख रखे होंगे। ठीक है। विद्यार्थी और अनुशासन, पहला राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इंटरनेट का दैनिक जीवन में उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता। तो बच्चों ये है विद्यार्थी जीवन, ये इसकी रूपरेखा है, आगे क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। ठीक है। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बस याद करना रहेगा इसमें से। ये निबंध लेखन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। काफ़ी बड़ा है बच्चों ये। ठीक है। तो यहाँ जाकर ये समाप्त होता है, यहाँ तक बच्चों। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता अखंडता। तो ये रहा आपका राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये रूपरेखा, प्रस्तावना। ठीक है। पेज टर्न कर लेते हैं, कुछ और भी होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज का वीडियो अपन समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है।